अभी तक बारंबार बिना विस्तार से जाए हुए मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यूएसए और यूएसएसआर इन दोनों की जो सामाजिक राजनीतिक प्रणाली थी, आर्थिक प्रणाली थी, वो अलग थी, बिल्कुल अलग थी। और इसका अलग होना भी स्वयं में इन दोनों के बीच में दांत कटी रोटी ऐसे दुश्मनी का बहुत बड़ा कारण था, क्योंकि दोनों अपनी अपनी विचारधारा को बढ़ाना चाहते थे, उसका प्रभाव पूरे दुनिया में छोड़ना चाहते थे। तो चलिए अब हम चलते हैं कि सोवियत प्रणाली क्या थी। आखिर सोवियत संघ की विचारधारा यूएसएस और अन्य लोकतांत्रिक देशों की विचारधारा से भिन्न कैसे थी। सोवियत प्रणाली क्या थी? समाजवादी व्यवस्था, समता मूलक सिद्धांत, ये उसके बहुत महत्वपूर्ण शब्द थे, बल्कि ये उनके आदर्श थे। समाजवाद जिसमें समाज एक हो, समता मूलक जिसमें सब लोग एक जैसे हों, कोई बड़ा छोटा न रहे, तो ये इनके आदर्श थे। मतलब क्या हुआ कि सबको समानता की दृष्टि से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में देखा जाए। किनके द्वारा? शासन के द्वारा, सरकार के द्वारा। सब एक समान रहें, ऐसी दृष्टिकोण अपनाया जाए, यह इसका अर्थ था। अब ये तो हुए इसके आदर्श। इन आदर्शों को के परिपालन में क्या सिद्धांत थे? निजी संपत्ति का तो बोलबाला ही नहीं था, निजी संपत्ति की तो बात ही नहीं थी, निजी भूमि की भी बात नहीं थी। और यह निजी संपत्ति और साथ ही निजी संस्था, इसका पूरा समाज में सख्त विरोध था। समाज के समानता के सिद्धांत के खिलाफ थी ये भावना कि किसी की संपत्ति निजी हो, क्योंकि यदि निजी संपत्ति होगी तो निजी संपत्ति जिसके पास जितनी ज़्यादा वह उतना ही उच्च वर्ग का होगा, और इस प्रकार समानता की जो भावना है उसके ठीक खिलाफ चलेगा। ये लोग समानता के सिद्धांत के आधार पर सब कुछ स्थापित करना चाहते थे, व्यवस्थित करना चाहते थे। सोवियत प्रणाली की एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी, और वह थी पार्टी, यानी जो दल होता था, जो साम्यवादी दल, वह सबसे महत्वपूर्ण और एकमात्र संस्था मानी जाती थी। सारी चीज़ उस सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी या साम्यवादी पार्टी के आसपास ही चलती थी, वो धुरी होती थी। सोवियत संघ के जितने भी निर्माता हुए, उन्होंने पार्टी नाम की संस्था को सर्वाधिक बल दिया। पार्टी सर्वोपरि, यही उनका उद्देश्य होता था। इसलिए इस प्रणाली की धुरी पार्टी के आसपास ही थी, और जिसमें किसी भी तरह का दूसरा दल या विपक्ष होता ही नहीं था। बिंदुवार यदि हम इनके प्रणाली की बात करें तो सोवियत संघ की प्रणाली बिल्कुल अलग थी। सोवियत संघ की प्रणाली की बात करें तो थोड़ा हम उसकी विशेषताएं जानने की जरूरत समझते हैं कि ये सोवियत संघ या सोवियत प्रणाली क्या थी, क्या पद्धति थी, किस तरीके के वहाँ की आर्थिक व्यवस्था थी, किस तरीके की सामाजिक व्यवस्था थी, और किस तरह का वो पूरा जो प्रशासन था, जो तंत्र था, वह क्या था, वो कैसे अलग था अन्य प्रणालियों से। इसे हम जाने, जिसे हम विशेषता कह सकते हैं। पहली बात, सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी वो समाजवादी व्यवस्था पर आधारित थी। मैं पुनः बता दूं, समाजवादी व्यवस्था। अब ये समाजवादी व्यवस्था क्या है, इसे बताना मैं यहां बहुत जरूरी समझता हूं। ये एक आर्थिक व्यवस्था है।
हर देश अपनी अपनी विचारधारा, अपनी अपनी सोच के अनुसार अपने अपने संसाधनों, मानव संसाधन, भौगोलिक संसाधन, भौगोलिक क्षेत्र, जलवायु आदि के आधार पर तय करता है कि वह किस तरह की आर्थिक व्यवस्था वहां पे लागू करेगा। तो यहां पर इन्होंने समाजवादी व्यवस्था लागू की। समाजवादी व्यवस्था का अर्थ है ऐसी व्यवस्था जहां सरकार सभी व्यक्तियों को समान रूप से देखती है, समान सुविधाएं देने में विचार करती है और आर्थिक समानता, राजनीतिक समानता को बड़ी सख्ती से लागू करती है। और ऐसा करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि सरकार का इस पूरी आर्थिक व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रहे। तो सरकारी नियंत्रण समाजवादी व्यवस्था का बहुत अहम अंग है। तो सोवियत संघ की जो राजनीतिक प्रणाली थी उसमें समाजवादी व्यवस्था थी और सरकार का बड़ा कठोर नियंत्रण था। दूसरा, सोवियत प्रणाली आदर्शों एवं समतावादी समाज पर बल देती थी। जैसा मैंने कहा कि ये समतावादी विचारधारा जिसमें सबको समान दृष्टि से देखा जाता था, कोई अमीर नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई धनी नहीं रहेगा, सभी लोग समान, सभी को समान मात्रा में राशन, समान मात्रा में खाने पीने की सुविधाएं, समान मात्रा में शासकीय स्वास्थ्य, शिक्षा आदि की सुविधाएं मिलेंगी। ऐसा नहीं था जैसा कि भारत में है या कुछ अन्य देशों में है, वहां पे सभी लोग समान माने जाते थे। और ये एक आदर्श भी था कि समानता बने, सब एक जैसे रहें। इस बात पर सोवियत प्रणाली या सोवियत शासन व्यवस्था बहुत बल देती थी। तीसरा बिंदु, सोवियत प्रणाली पूंजीवादी एवं मुक्त विचारधारा के, मुक्त व्यापार के विरुद्ध थी। अब एक और जहां हमने समाजवादी व्यवस्था की बात की, बच्चों, तो समाजवादी व्यवस्था का अर्थ हुआ ऐसी व्यवस्था जहां सरकार पूरी तरह दखल देते हुए सबको समानता का अधिकार देती है। दूसरी ओर यहां बात हो रही है पूंजीवादी एवं मुक्त व्यापार की व्यवस्था। सोवियत प्रणाली इनके विरुद्ध थी। पूंजीवादी व्यवस्था क्या है? ऐसी व्यवस्था जहां सरकार आर्थिक मामलों में बिल्कुल दखल नहीं देती, यानी ठीक समाजवादी व्यवस्था का उल्टा, जहां सरकार हर व्यक्ति को कितना मुनाफा कमाना हो उतना कमाने की, उतना व्यापार करने की छूट देती है, जो समाजवादी दल में, समाजवादी व्यवस्था में नहीं है। तो यदि सोवियत प्रणाली समाजवादी व्यवस्था पर बहुत विश्वास करती थी, तो दूसरी ओर वह पूंजीवादी व्यवस्था पर और मुक्त व्यापार के सख्त विरुद्ध थी। समाजवादी व्यवस्था को अंग्रेजी में सोशलिज्म कह सकते हैं, कहते हैं, और साथ ही कम्युनिज्म भी कहते हैं। कम्यून हम आगे इस पे पढ़ेंगे कि ये क्या थे। तो सोशलिज्म यानी समाजवाद और पूंजीवादी व्यवस्था को कहते हैं कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म या पूंजीवादी व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका, यूएसए। और साम्यवादी व्यवस्था या समाजवादी व्यवस्था या सोशलिज्म या कम्युनिज्म, ये चारों एक ही है। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा उदाहरण था सोवियत संघ। चौथा बिंदु, सोवियत प्रणाली में कम्युनिस्ट पार्टी को अधिक महत्व दिया जाता था। अर्थात सोवियत प्रणाली में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी हम समझ गए, सोवियत प्रणाली में शासन का कितना दखल था ये हम समझ गए, सोवियत प्रणाली में अब पार्टी व्यवस्था का क्या प्रावधान था। ऐसा कहना उचित होगा कि सोवियत प्रणाली में एक ही पार्टी रहती थी, एक ही पार्टी थी, उसी पार्टी का शासन था और सभी लोगों को उसी एक पार्टी का ही सदस्य बनना होता था। ऐसा नहीं था जैसा कि अमेरिका में या भारत में है, जहां अनेकानेक पार्टियां हैं और सबकी अपनी अपनी अलग विचारधारा है। रूस में या सोवियत संघ की प्रणाली में ऐसा नहीं था। वहां सभी लोगों के लिए आवश्यक था कि वो एक ही पार्टी के सदस्य बने,
जिसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट शब्द जो आया वो कम्यून से आया है, और कम्यून माने होता है एक ग्रुप में काम करने का तरीका, ग्रुप एक झुंड में काम करने का तरीका। वे लोग अकेले के लिए विकास की बात नहीं करते, वो पूरे ग्रुप के विकास की बात करते हैं। वहीं से एक कम्युनिस्ट शब्द आया है, कम्यून। तो सोवियत प्रणाली में एक पार्टी को ही महत्व दिया जाता था, दूसरे शब्दों में एक ही पार्टी का अस्तित्व और औचित्य रहता था। दूसरी अन्य पार्टियां या दूसरे अन्य विचारधाराओं को या दूसरे अन्य सोच को पनपने का भी मौका नहीं दिया जाता था। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि सोवियत प्रणाली में सोचने की स्वतंत्रता उतनी नहीं थी, बोलने की स्वतंत्रता उतनी नहीं थी, क्योंकि सभी को कम्युनिस्ट विचारधारा की दिशा में ही सोचना जरूरी था, सभी को कम्युनिस्ट विचारधारा के पक्ष में ही बोलने की आजादी थी, अन्यथा नहीं। पांचवा बिंदु, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। जैसा पूर्व में बताया, पहले कहा है कि जो सोवियत व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, वह एक पार्टी पर थी। सारा दारोमदार देश चलाने का, शासन तंत्र को चलाने का एक ही पार्टी पर था, और वह पार्टी कहलाती थी कम्युनिस्ट पार्टी। अन्य किसी दलों का औचित्य ही नहीं था वहां पर, अन्य किसी दलों को आने ही नहीं दिया जाता था, अन्य किसी विचारधारा को पनपने ही नहीं दिया जाता था। तो इस प्रकार सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी। इस दल का सभी संस्थाओं पर बड़ा गहरा नियंत्रण था। ऊपर मैंने बताया कि कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था, एक ही पार्टी का शासन था, और समाजवादी व्यवस्था की बात करते हुए मैंने आपको कहा कि सरकार या शासन का समाज के हर मामले में दखल था, चाहे वह राजनीतिक मामला हो, चाहे आर्थिक, चाहे सामाजिक, और यहां तक कि सांस्कृतिक। इन सब मामलों में सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उसका सभी संस्थाओं पर गहरा नियंत्रण, गहरी पैठ। छठवां बिंदु जो बहुत अहम है हमारे लिए, वह है कि सोवियत की आर्थिक प्रणाली जो थी, जिसमें समानता पर बल था, उसमें योजना को बहुत महत्व दिया जाता था। यानी जो भी आर्थिक प्रगति होगी, जो भी सांस्कृतिक सामाजिक प्रगति करनी होगी, वह एक योजनाबद्ध तरीके से होगी। ऐसा नहीं कि जब जो मर्जी आए वैसा कार्य शुरू कर दिया। आज यहाँ सड़क बनाने की इच्छा हुई, यहाँ बनाना शुरू किया, कल वहां रेल बनाने की इच्छा हुई, रेल लाइन। ऐसा नहीं, पूरी चीज पहले से ही निश्चित की जाती थी, उसकी योजना बनाई जाती थी, विस्तृत योजना, उस पे आय व्यय आदि का पूरा हिसाब होता था, और फिर उसके बाद योजनाबद्ध तरीके से समस्त कार्य, एक ही कार्य नहीं, सारे कार्य बड़े योजनाबद्ध तरीके से होते थे, और इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता था। इस बात को बारंबार आपको याद रखना है कि सोवियत प्रणाली या समाजवादी प्रणाली या कम्युनिस्ट प्रणाली में सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है। सातवां बिंदु, वह भी इस छठवें बिंदु से ही जुड़ा हुआ है। सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। जो पहली बात मैंने बताई कि हर चीज पर सरकार की दखल थी, नियंत्रण था, उसी बात को यहां पुनः कहा जा रहा है कि जहां की संपत्ति पर भी राज्य शासन या सरकार का नियंत्रण था और उनका स्वामित्व था। दूसरे शब्दों में यदि हम देखें कि जो पूंजीवादी देश होते हैं, वहां पर स्वामित्व जो है वह व्यक्तियों के हाथ में होता है। जमीन जो होती है वो जमीन व्यक्तियों की होती है, जमीन खरीदी बेची जा सकती है, लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में जो जमीन है, जो सारी संपत्ति यानी हर तरह की जो धन है, चाहे वो इस धन के रूप में हो,
चाहे वो जमीन के रूप में हो, मकान के रूप में हो, ये सारा सब कुछ जो है वह उस पर स्वामित्व किसका होगा? राज्य का। राजा का नहीं, राजा नहीं रहते, राज्य रहते हैं, तो राज्य का रहेगा, शासन का रहेगा, सरकार का नियंत्रण रहेगा और उनका पूरा नियंत्रण भी रहता था। कौन कहाँ रहेगा, कौन कितनी बड़ी जमीन में रहेगा, कौन कितनी जमीन बड़ी मकान में रहेगा, ये भी सरकारी नियंत्रण के तहत आता था। यानी समाजवादी व्यवस्था में व्यक्ति का जो जीवन है वह पूरी तरह सरकार तय करती है, शासन तय करता है कि किस तरह का जीवन यापन यहाँ के लोगों को करना है, क्योंकि उनका विश्वास है कि समानता तभी आएगी, सभी को सभी चीजें उपलब्ध हो समान रूप से। यही सोवियत प्रणाली का विचार था। 8वां बिंदु कि सोवियत संघ की संचार व्यवस्था अत्यधिक उत्तम थी, उन्नत थी। संचार व्यवस्था से क्या तात्पर्य है? संचार व्यवस्था में अंग्रेजी में उसे हम कह सकते हैं मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, आने जाने के साधन, आवागमन के साधन और साथ ही एक दूसरे से बात करने के साधन, ये बड़े अत्यधिक उन्नत किस्म के थे। जहां तक आने जाने की साधन की बात है, आवागमन परिवहन की बात है, रूस एक अत्यधिक विशालकाय देश है, दुनिया के सबसे विशालकाय देश में आता है। इतने बड़े देश और जो एशिया, आधा एशिया में है और आधा यूरोप में, लगभग आधा बहुत ठंडी जगह पर है और तुलनात्मक दृष्टि से इसके दूसरे क्षेत्र कम ठंडे हैं। इतने बड़े विस्तृत क्षेत्र में एक दूसरे से संपर्क बनाए रखने के लिए, शासन की पहुंच हर क्षेत्र में होने के लिए ये बहुत जरूरी था कि सब एक दूसरे से संचार माध्यमों से जुड़े रहें, चाहे वो टेलीफोन के माध्यम से, चाहे रेडियो के माध्यम से, चाहे सड़क, रेल मार्ग, जल मार्ग के माध्यम से। परिणाम क्या हुआ कि सोवियत संघ परिवहन के मामले में अत्याधुनिक देश बना और वहां सड़कों का जाल बिछा दिया गया। ऐसा कोई सा भी क्षेत्र नहीं बचा था जिसके लिए पक्की सड़कें, चौड़ी सड़कें उपलब्ध न हो। उसी प्रकार रेल का जाल बिछा दिया गया। पूरे रूस में, पूरे सोवियत संघ में रेलों का जाल बिछा दिया गया, रेल की पातों का। आपने सुना होगा सोवियत संघ की जो सब एक रेलवे लाइन है जो मॉस्को से, सोवियत संघ की राजधानी मॉस्को से, आप देखिए नक्शे में, व्लादिवोस्टोक एक अन्य जगह है, वहां तक की है। ये दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन मानी जाती है, मॉस्को से व्लादिवोस्टोक। यह सबसे बड़ी लंबी लाइन मानी जाती है, रेलवे लाइन, और इसको बनाने में भी बहुत बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा होगा, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडा क्षेत्र है, अत्यधिक जोखिम भरा क्षेत्र भी था। तो कुल मिला के निष्कर्ष ये है कि सोवियत संघ की संचार प्रणाली अत्यधिक उन्नत थी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड थे, सबका एक दूसरे से संपर्क था, सब चीजें त्वरित गति से होती थी। गति, चाहे वह बातों को पहुंचाने की गति हो, चाहे चिट्ठी पत्रों को पहुंचाने की गति हो, चाहे रेल मार्ग हो, जल मार्ग हो या स्थल मार्ग हो, आवागमन के साधनों का अंबार था। 9वां बिंदु सोवियत संघ को लेकर, वहां की प्रणाली की विशेषता को लेकर, वह यह था कि सोवियत संघ के इतने विशालकाय क्षेत्र में ऊर्जा के संसाधन भी अत्यधिक विशाल थे। ऊर्जा के संसाधन से अर्थ है कि पेट्रोलियम, गैस, विंड, हवा से जो ऊर्जा पैदा होती है, सोलर ऊर्जा भी, इसका ये यहाँ प्रचुर मात्रा में थे। पेट्रोल के अपार भंडार था, गैस का अपार भंडार है। भंडार होना एक चीज और इनका दोहन करना दूसरी चीज। तो इन अपार भंडारों का होना और उसका दोहन करने की क्षमता होना, यह भी सोवियत प्रणाली की विशेषता थी। क्षमता तभी होती है जब आप तकनीकी रूप से, वैज्ञानिक रूप से बहुत आगे हो,
और सोवियत संघ इस मामले में वैज्ञानिक दृष्टि से दुनिया के सबसे मॉडर्न आधुनिक देशों में था। इसलिए सोवियत संघ में इस विशाल संसाधनों का, ऊर्जा संसाधनों का, जिसमें मैंने बताया तेल, गैस, लोहा, उर्वरक, इस्पात का सामान और मशीनरी आदि उपलब्ध थे। अब देखिए, जो मैंने सामान बताए, संसाधन बताए, तेल, लोहा, उर्वरक, इस्पात और मशीनरी, जिस भी देश में ये चीजें हों, ये संसाधन उपलब्ध हों और आवागमन का जरिया उपलब्ध हो, तो निश्चित रूप से वह देश अत्यधिक विकसित होगा, क्योंकि ये चीजें किसी भी देश के आर्थिक विकास के ढांचे को बनाने में बहुत आधारभूत कार्य करती हैं। अत्यधिक आवश्यक चीजें हैं किसी देश की आर्थिक ढांचे को बनाने के लिए। तो सोवियत संघ में मात्र संसाधन ही विशाल रूप से नहीं थे, बल्कि इन संसाधन का उचित दोहन करने की क्षमता भी थी। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। उपर्युक्त बातें जो मैंने बताई, ये तो उद्योग की हैं, बड़े बड़े उद्योगों के लिए आवश्यक हैं, लेकिन वहां पर बहुत छोटे छोटे कार्य भी बड़ी भारी मात्रा में होते थे। घरेलू कार्यों, घरेलू सामानों की पैदावार, घरेलू सामान की खपत, ये भी बड़े भारी स्केल में होता था। जैसे भारत में हम घरेलू उद्योग की बात करें तो एक माचिस उद्योग है, उसके अलावा कपड़े का बनाने का, सूत बनाने का उद्योग है, साथ ही घर में पापड़, बिजली, जितने भी खाने पीने के ऐसे सामान होते हैं, इनका उद्योग हमारे भारत में काफी है। सोवियत संघ में भी यह बहुत विस्तृत था। यानी सोवियत संघ के लोग या सोवियत संघ की शासन प्रणाली में मात्र बड़े बड़े उद्योगों पर ही ध्यान नहीं दिया गया, बल्कि वहां पर गृह उद्योग, जिसे हम कह सकते हैं, लघु उद्योग कह सकते हैं, उपभोक्ता उपभोग कह सकते हैं, कंज्यूमर, जैसे कंज्यूमर जो हम लोग हैं, इनको जरूरत पड़ती है रोज के सामानों की, रोजमर्रा के सामान की, इनकी उपलब्धता भी वहां बहुत पर्याप्त थी, बहुत ज्यादा थी। 11वां बिंदु, सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें। ये शब्द सुनेंगे, बुनियादी आवश्यकताएं। और यदि हम भारत की बात करें तो आपसे हम पूछें कि बुनियादी आवश्यकताएं क्या हैं, तो हमारे यहाँ एक बड़ा प्रसिद्ध नारा है, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन सोवियत संघ इस मामले में एक कदम और आगे था। खाद्यान्न यानी रोटी, वस्त्र, कपड़ा और मकान आदि तो वहां अत्यावश्यक बुनियादी आवश्यकता थी ही। सोवियत संघ में स्वास्थ्य और शिक्षा को भी बुनियादी आवश्यकताओं में गिना जाता था। यानी स्वास्थ्य भी सरकार का जिम्मा, और ये सुनिश्चित करना कि हर एक आदमी स्वस्थ रहे, ये एक बहुत बुनियादी आवश्यकता के रूप में देखा गया। उसी प्रकार शिक्षा, पढ़ाई, बच्चों के लिए स्कूल, कॉलेज, उनके लिए तकनीकी शिक्षा, इसको भी सरकार ने बहुत अहम तरीके से अहम ओहदा दिया उसको, और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत विकास किया। तो हम कह सकते हैं कि सरकार बुनियादी आवश्यकताओं की चीजें जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल और लोक कल्याण की चीजें रियायती दरों पर उपलब्ध कराती थी। रियायती दरें मतलब अत्यधिक कम दर में उपलब्ध कराती थी, और जो अतिरिक्त जो भार आता था, सरकार उसको वहन करती थी। बच्चों का देखभाल करना ये सोवियत संघ की प्रणाली का एक बहुत अहम हिस्सा था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे आने वाले सोवियत संघ के भावी नागरिक बनेंगे, तो यह आवश्यक है कि सोवियत संघ की मजबूती बनी रहे, और उस मजबूती में ये बच्चों का अहम योगदान तभी हो सकता है जब वह स्वस्थ और प्रसन्न रहे। तो आप सोच सकते हैं कि सरकार ने बुनियादी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया और बुनियादी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान दिया।
रियायती दरों पर उसे उपलब्ध कराया, कम कीमत पर, ताकि हर व्यक्ति को मिल सके, हर एक तक पहुंच सके, हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सके। 12वां बिंदु सोवियत संघ की प्रणाली की विशेषताओं को लेकर कि सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। बेरोजगारी नहीं थी यानी हर व्यक्ति सोवियत संघ का नौकरी पेशा रहेगा, वह कुछ ना कुछ कार्य करेगा अपनी योग्यता अनुसार। अब ये कैसे संभव था? सोवियत संघ के शासन की, सोवियत संघ के सरकार की ये जिम्मेदारी थी, या वहां की सरकार ने ये जिम्मेदारी ली थी कि हमारे देश में कोई भी पात्रता रखने वाला व्यक्ति बेरोजगार ना हो, हर एक के पास नौकरी हो, हर एक के पास उसकी क्वालिफिकेशन, उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी उपलब्ध हो और वह नौकरी करे। कितनी बड़ी बात थी। यह सोवियत संघ की सरकार ने सुनिश्चित किया था कि हर व्यक्ति का रोजगार हो। तो इस प्रकार इसी कारण से सोवियत संघ में बेरोजगारी नहीं थी। अंतिम विशेषता भूमि और अन्य जो संपत्तियां हैं उस पर राज्य का स्वामित्व था और नियंत्रण था। ऊपर एक बिंदु मैंने बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि सोवियत संघ में संपत्ति पर राज्य का स्वामित्व और नियंत्रण था। 7वां बिंदु लगभग उसी बिंदु का यह एक तरीके से एक्सटेंशन है कि, लेकिन इसमें एक चीज जुड़ी हुई है, वह है उत्पादक संपत्तियां, यानी ऐसी कोई भी संपत्ति जिससे किसी भी तरह का उत्पादन होता हो, चाहे वो भूमि हो, चाहे उद्योग हो, ये सब सरकार के स्वामित्व में थे। इन सब का मालिक कौन था? सरकार, और इस पर सरकार का पूरा नियंत्रण हुआ करता था। तो इस प्रकार बच्चों, हमने सोवियत संघ की क्या प्रणाली थी, इनके इन 13-14 बिंदुओं को जाना, और आप देखेंगे कि शायद ही जीवन का ऐसा कोई सा अंग या बात नहीं छूटी है जिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं था। हर चीज सरकारी थी, वहां सरकार ही सर्वे सर्वा थी, शासन ही सर्वे सर्वा था, और यही सोवियत प्रणाली कहलाती है। इसके विपरीत यदि हम देखें तो इसके विपरीत पूंजीवादी प्रणाली थी। सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। सोवियत संघ एक महाशक्ति के रूप में उभरा। दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात अधिकतर महाशक्तियां तहस नहस हो गई थी, जैसा कि हमने जाना, बर्बाद हो चुकी थी। लेकिन इन सब घटनाक्रम में यूएसए और यूएसएसआर यानी संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ, ये दो देश महाशक्ति बनने की क्षमता रखे हुए थे। इनका इतना ज़्यादा नुकसान विश्व युद्ध में नहीं हुआ था कि वो महाशक्ति न रहें। इस प्रकार हम देखते हैं कि दो महाशक्तियां अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में छाने लगीं, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ। आखिर सोवियत संघ की महाशक्ति बनने के क्या कारण थे? हम सोवियत संघ के महाशक्ति बनने के कारणों का अध्ययन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम दो ध्रुवीय अंत की चर्चा करेंगे आखिरी में, जो इस अध्याय का मुख्य बिंदु है। और उन दो ध्रुवों में एक ध्रुव सोवियत संघ था, जिसकी महाशक्ति बनना से लेकर इसके पतन तक की कहानी इस अध्याय में है। संयुक्त राज्य अमेरिका तो महाशक्ति था, महाशक्ति बना रहा और आज और महाशक्ति हो गया है। और दो ध्रुवीयता का जब अंत हुआ तो इसमें जो एक ध्रुव बचा ही नहीं बल्कि और ज़्यादा ताकतवर हो गया, वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम जानें कि ये महाशक्ति सोवियत संघ कैसे बना दूसरे विश्व के बाद। पहला कि इसकी जो अर्थव्यवस्था थी
वो संयुक्त राज्य अमेरिका के समकक्ष थी, लगभग बराबर की थी। और अर्थव्यवस्था ही किसी देश को ताकत देता है। आर्थिक ताकत ही सबसे बड़ी ताकत होती है, चाहे परिवार की हो, व्यक्ति की हो, समाज की हो या देश की हो। तो सोवियत संघ की आर्थिक ताकत बहुत थी, उसकी अर्थव्यवस्था जो थी अधिक विकसित थी। दूसरा बिंदु, संचार। संचार का अर्थ होता है कम्युनिकेशन। उसके जो संचार माध्यम थे, संचार माध्यमों में मूल रूप से सूचना भेजना लाना, जानकारियां भेजना लाना आदि शामिल होते हैं। इस संचार व्यवस्था के मामले में सोवियत संघ अत्यधिक उन्नत था, बहुत उन्नत था। किन्हीं कारणों से वहाँ के निर्माताओं ने इस संचार व्यवस्था पर बहुत ध्यान दिया और इस क्षेत्र में अत्यधिक उन्नति की। संचार व्यवस्था का परिणाम क्या हुआ? इस अच्छी संचार व्यवस्था के कारण सोवियत संघ जैसा विशाल देश एक कोने से दूसरे कोने तक जुड़ा हुआ था। तीसरा, इसके साथ वहाँ पे ऊर्जा के पर्याप्त विशाल संसाधन, ऊर्जा यानी पेट्रोल, गैस, इसके विशाल संसाधन थे, विशाल मात्रा में उपलब्धता थी। खनिज संसाधन के रूप में भी सोवियत संघ अत्यधिक उन्नत था और उसका दोहन करने में भी बहुत सक्षम था। लोहा, इस्पात, मशीनरी आदि के मामले में सोवियत संघ बहुत ज़्यादा उन्नत था, जिसने उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में बहुत योगदान दिया और महाशक्ति बनने का एक कारण ये भी था। चौथे कारण पे दिया है तो यातायात के साधन, पेट्रोलियम, गैस आदि का प्रचुर और विशाल भंडार किसी भी देश के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सभी तरह की ऊर्जा वैसे तो महत्वपूर्ण है, पर इस काल में पेट्रोलियम सबसे अत्यधिक महत्वपूर्ण ऊर्जा का साधन था और उसके साथ यदि आवागमन के साधन अच्छे हों, सुगम हों, पर्याप्त हों तो सोने में सुहागा। सोवियत संघ की जो परिवहन व्यवस्था थी अत्यधिक सुचारू रूप थी, उन्नत थी और विशालकाय थी। पूरे सोवियत संघ में रेल मार्गों का और जल मार्ग का और थल मार्ग का जाल बिछा हुआ था। परिणाम, गति, त्वरित गति से कार्य होते थे। दूसरा, एक स्थान से दूसरे स्थान जाने आने में बहुत सरलता थी। तीसरा, वाहन, पर्याप्त वाहन होने के कारण लोगों का एक दूसरी जगहों से बहुत अच्छा संबंध बना हुआ था, बहुत निकटता थी, सुगमता थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं, और मैंने आपको एक जिक्र किया था पूर्व में, एक रेलवे लाइन दुनिया की सबसे लंबी जो मॉस्को से व्लादिवोस्टॉक तक है। सोवियत संघ के नक्शे में आप देखें तो ये जो रेलवे लाइन है दुनिया की ट्रांस साइबेरियन रेलवे नाम से दुनिया की सबसे लंबी रेलवे लाइन, ट्रांस साइबेरियन रेलवे। तो आवागमन और संचार और ऊर्जा, ये तीनों का जहाँ सम्मिश्रण हो और पर्याप्त संसाधन रहें, भौगोलिक संसाधन, खनिज संसाधन, तो वह किसी भी देश के विकास के लिए बहुत अच्छा होता। इसके अलावा पांचवा बिंदु जो है जिसने सोवियत संघ को महाशक्ति का रूप देने में मदद की, वह था सोवियत संघ का घरेलू उद्योग। सोवियत संघ तकनीकी मामले में मात्र बड़े बड़े उद्योगों के लिए ही नहीं जाना जाने लगा, बल्कि वहाँ के घरेलू उद्योग बहुत पनप रहे थे। पिन, एल्पिन से लेकर कार से लेकर अत्याधुनिक हथियार बनाने में सोवियत संघ बहुत सक्षम था। तो इस प्रकार घरेलू उद्योग यदि हो तो दैनंदिनी के सामान, रोज़मर्रा के सामानों की कोई कमी नहीं होगी, उनकी पर्याप्तता
समाज को निश्चिंतता देती है, आर्थिक निश्चिंतता, रिसोर्सेस की निश्चिंतता, संसाधनों की निश्चिंतता, और यह सोवियत संघ को महाशक्ति बनाने में इसका बहुत बड़ा योगदान था। छठवां बिंदु, सोवियत संघ की सरकार ने जनता को कुछ बुनियादी सुविधाएं देने का कार्य बड़ी सुनिश्चित और योजनाबद्ध तरीके से किया। ये बुनियादी सुविधाएं क्या हैं? रोटी, कपड़ा और मकान तो बुनियादी आवश्यकताएं मानी जाती हैं। सोवियत संघ 2 कदम और आगे बढ़ा। वहाँ उन्होंने बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर भी पुरजोर प्रयास किया, इसको विकास करने का, इसका आधुनिकीकरण करने का और इसको जन जन तक पहुंचाने का। सब्सिडाइज्ड हेल्थ सर्विस, स्वास्थ्य की सुविधाएं और बच्चों की शिक्षा। बच्चों की शिक्षा इसलिए कि उन्हें मालूम था कि अगला जो जनरेशन आएगा वह इन्हीं बच्चों का रहेगा और सोवियत संघ की महाशक्ति को और विकसित करने में इन बच्चों का, आने वाले युवाओं का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो इस प्रकार सरकार के द्वारा बुनियादी व्यवस्थाओं का पर्याप्त प्रावधान करना भी सोवियत संघ के लोगों के लिए उसको एक महाशक्ति बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। यद्यपि ये बात दूसरी है कि उनके जो घरेलू उद्योग के जो सामान थे, जैसे सभी तरह के सामान, उनकी गुणवत्ता में थोड़ी कमी थी। वे दुनिया के अन्य देशों के टेक्नोलॉजी के सामने थोड़ा 19 ही थे, थोड़ा कमज़ोर ही थे, लेकिन पर्याप्त प्रोडक्शन था। गुणवत्ता कमज़ोर होते हुए भी एक उनका काम चलने के लिए काफ़ी गुंजाइश थी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सब संसाधन और बुनियादी जो सुविधाएं उपलब्ध करने से सोवियत संघ को शक्ति, महाशक्ति बनने में बड़ा फायदा हुआ। 7वीं बात, बेरोजगारी नहीं। वह देश जहां कोई बेरोजगार ना हो, वह देश जहां शासन सुनिश्चित करे कि हर एक व्यक्ति को रोजगार देने का कार्य उसका है, वहां पर जनता हमेशा खुश रहेगी। खुश ही नहीं, सरकार के कार्यों के लिए सदैव समर्पित रहेगी, क्योंकि सरकार ने उनकी शिक्षा की जिम्मेदारी ले ली, उनके स्वास्थ्य की जिम्मेदारी ले ली, उनके नौकरी की जिम्मेदारी ले ली, उनके रोटी, कपड़ा, मकान की जिम्मेदारी ले ली। तो वहाँ की जनता निश्चित रूप से सरकार के लिए समर्पित रहेगी, देश के लिए समर्पित रहेगी, और यही समर्पण भावना ने सोवियत संघ को एक महाशक्ति बनाने में बहुत अहम योगदान दिया। तो हम कह सकते हैं कि बेरोजगारी नहीं होना, सभी लोगों को वहाँ पर रोजगार मिल जाना, यह एक बहुत अहम बिंदु था। अगला बिंदु जो पहले बार बार बताया गया है कि भूमि, संपत्ति आदि पर निजी स्वामित्व नहीं था, बल्कि भूमि और संपत्ति आदि पर राज्य का पूरा स्वामित्व और पूरा नियंत्रण था। परिणाम समानता की भावना, परिणाम कोई उच्च वर्ग निम्न वर्ग नहीं, कोई असमानता नहीं, कोई गरीबी अमीरी नहीं, सभी लोग समान थे, क्योंकि जमीन का मालिक सरकार थी, सभी तरह की संपत्ति का मालिक सरकार थी, और वो सुनिश्चित करती थी कि संपत्ति सभी को बराबर हो, भूमि सभी को ज़रूरत के अनुसार मिलती रहे। और इसके साथ ही 9वां बिंदु है परमाणु हथियारों की उपलब्धता। सोवियत संघ परमाणु हथियारों से लैस था। इस काल में जिन देशों में भी परमाणु हथियार रहे वे शक्तिशाली कहलाए। परमाणु ताकत बहुत बड़ी ताकत थी विश्व राजनीति में, और जैसे अमेरिका के पास परमाणु हथियार थे, ऐसे ही सोवियत संघ के पास भी पर्याप्त परमाणु टेक्नोलॉजी थी, उनके पास हथियार थे। अंतिम बिंदु जिसने सोवियत संघ को महाशक्ति का टैग दिया या ये सुनिश्चित किया कि ऊपर दिए गए जो कारण बताए गए
उसका फ़ायदा उसको किस रूप में मिले, तो वह था सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र संघ, UNO। वहाँ की जो सुरक्षा परिषद होती है, जिसके 5 सदस्य होते हैं, पूरी दुनिया के मात्र 5 सदस्य ही, 5 देश ही सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, परमानेंट मेंबर हैं। और इनके पास वीटो का अधिकार है, जिसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। वीटो का अधिकार सबसे ज़्यादा ताकतवर अधिकार किसी राष्ट्र को है दुनिया की राजनीति में। मात्र 5 देशों को था, सोवियत संघ उसमें से एक। अन्य 4 देश USA, इंग्लैंड, फ्रांस, चीन और अब यहाँ सोवियत संघ भी सुरक्षा परिषद का एक सदस्य बन गया, यानी वीटो का अधिकार मिल गया। और इस प्रकार वीटो के अधिकार मिलने के साथ सुरक्षा परिषद की सदस्यता के साथ उसमें टैग था कि वह महाशक्ति है। और ये सीट मिली क्यों? क्योंकि ऊपर बताए गए अन्य 8-9 कारणों से वास्तव में वह एक महाशक्ति बन चुका था।